नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, कन्वीनर ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पर। विभिन्न भूगोलवेताओं ने, भूविज्ञानियों ने, भूभौतिकविदों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डाला है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जिनके दिए गए सिद्धांत या कहीं थ्योरीज बहुत लोकप्रिय हुई हैं, उनमें स्वेस, डेली, होम्स, वांडरग्राट और जेफरीज आदि विद्वानों के नाम और इनके कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जो स्वेस का पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मत है, वो काफ़ी लोकप्रिय है। इसको हम लोग विस्तार से आज यहाँ डिस्कस करेंगे। स्वेस महोदय ने बताया कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो सेडिमेंट से, तलछट या अवसादों से निर्मित है। इसमें परतदार सेलों की अधिकता है एवं इसका घनत्व व गहराई बहुत ही कम है। इसका औसत घनत्व लगभग 2.7 बताया गया है तथा इसके निर्माण में सिलिका, फेल्सपार तथा अभ्रक के रवेदार कणों की अधिकता होती है। इसके नीचे स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें मानी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सियाल, सीमा, निफे संबंधित जो सिद्धांत है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, वो किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो स्वेस महोदय के अनुसार पहली परत है सियाल, जो हमें नाम से ही पता लग रहा है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से इस परत का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। और इसका घनत्व है वो 2.7 से 2.9 तक वेरी करता है। और इसमें ग्रेनाइट और नीस रॉक्स हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है। नेचर में ये जो रॉक्स हैं वो एसिडिक होती हैं। स्वेस ने बताया कि महाद्वीपों का निर्माण है वो इन्हीं सेलों से हुआ है। और जो सियाल परत की गहराई है वो 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद दूसरी परत आती है सियाल के नीचे की परत, सीमा। अब जैसा इसके भी नाम से हमें प्रतीत हो रहा है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, अर्थात इसका निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि सियाल में ग्रेनाइट और नीस की अधिकता थी, इसमें बेसाल्ट व गैब्रो की प्रधानता पाई जाती है। अब चूंकि ये सियाल के नीचे है, इसका घनत्व भी ज़्यादा है, जो कि 2.9 से 4.7 तक वेरी करता है। यह परत महाद्वीपों के निचले भाग में विस्तृत है तथा महासागरीय तलीय का निर्माण भी सीमा से हुआ है। जो वोल्केनो, ज्वालामुखी होते हैं, उनके उद्गारों में जो लावा निकलता है वो इसी सीमा परत से निकलता है। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूछा जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा है वो पृथ्वी की किस परत से निकलता है। अब तीसरी परत है सबसे अंदर की या सबसे नीचे की, जिसे निफे कहते हैं। इसके नाम से इंगित होता है निकिल एंड फेरस, यानी कि निकिल एवं लोहा, इसलिए इस परत को निफे भी कहा जाता है। जैसे हमने बताया कि सियाल में ग्रेनाइट है, सीमा में बेसाल्ट है, इसमें जो खनिज हैं वो उनका मिश्रण पाया जाता है। इसका घनत्व उन दोनों परतों से अधिक होता है, जो लगभग 11 के करीब होता है। लोहे की अधिकता के कारण इस परत में चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। इस परत का विस्तार लगभग 2000 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वेस ने बताया कि जो पृथ्वी की संरचना है वो उसके केंद्र की ओर कई छल्लों से हुई है, छल्लों के रूप में हुई हम मान सकते हैं, जिनका घनत्व और गहराई बढ़ती जाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्वेस ने किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निरूपित किया है। आप देखिए, सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, उसके बाद सियाल है, उसके बाद सीमा है और बिल्कुल अंतरतप में निफे है। ये स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं। अब अगर हम बात करें कि जो सर्वमान्य तथ्य है या एक मत जिस पे सभी भूगोलवेता, भूवैज्ञानिक सहमत हैं, या वर्तमान में जो अत्यधिक प्रचलित मत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो है मॉडर्न कंसेप्ट या नवीन मान्यता। यह कंसेप्ट कहता है कि पृथ्वी की जो संरचना है वो क्रस्ट, मेंटल तथा भूक्रोड, इन 3 भागों में बांटी गई है। और ये किस आधार पर विभाजन किया है,
ये किया है सीस्मिक वेव्स होती हैं, जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका वे है, उसके अनुसार पर ये मॉडर्न कंसेप्ट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग क्या हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हम बात करते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट की। तो ये बाह्यतम परत है, इसे भूपर्पटी कहते हैं। महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई लगभग 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर होती है। भूकंपीय जो तरंगें होती हैं, सीस्मिक वेव्स होती हैं, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से गति करती हैं, उनकी गति में परिवर्तन होता है। आप भूकंपीय तरंगों, सीस्मिक वेव्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी अवश्य रखते होंगे कि जैसे पी वेव्स हैं उनकी गति अधिक होती है, एस वेव्स हैं वो लिक्विड माध्यम में ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं, या कहें कि हम लिक्विड माध्यम से पारगमन नहीं हो पाता है उनका। तो अब हम बात करें ऊपरी परपटी की, तो ऊपरी परपटी का घनत्व होता है 2.8 और इसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। जो अभी हम बात कर रहे थे स्वेस के कंसेप्ट की, तो वहाँ जो उन्होंने बताया था सियाल, उससे हम इसको सिमिलर मान सकते हैं, उसे संयोजित कर सकते हैं। इसमें पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट की परत का अस्तित्व काफ़ी गहराई तक होता है, जबकि महासागरों में है तली के केवल निकट तक ही सीमित रहता है। अब अपर क्रस्ट के नीचे है लोअर क्रस्ट, इसका घनत्व 3.0 है। और आप देखिए इसमें पी जो वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स हैं, उनकी गति बढ़कर 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो महासागरीय बेसिन्स हैं, हमारे ओशन बेसिन्स हैं, उनका निर्माण बेसाल्टिक शैलों से हुआ है, जो मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी तक विस्तृत है। अभी हम मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी को भी डिस्कस करेंगे। मेंटल और जो क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अब जैसा हम बात कर रहे थे कि मेंटल, भूपर्पटी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ वहाँ एक सडन चेंज हो रहा है। इस सडन चेंज को ही आइडेंटिफाई किया गया मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी को जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम मोहरोविसिक था, इसलिए इसे मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता या असांतत्य कहते हैं। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है। तो इसका हम उत्तर देंगे कि भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाती है। अब ऊपरी जो हमारा मेंटल है उसको भी हम गति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऊपरी मेंटल जिसकी गहराई मोहो डिसकंटिन्यूटी से लगभग 1000 किलोमीटर है। इसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए इसे जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। भूकंपीय लहरों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति मेंटल में लगभग 650 किलोमीटर की गहराई पर होती है। इसके बाद आता है निम्न मेंटल, इसकी मोटाई लगभग 1900 किलोमीटर मानी गई है, या यूँ हम कह सकते हैं कि मोहो डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक ये निम्न मेंटल विद्यमान है। इस भाग में एस तरंगों के व्यवहार से इसका ठोस अवस्था में होना प्रमाणित होता है, क्योंकि एस तरंगें लिक्विड माध्यम में संचरित नहीं होती हैं, इसलिए ये माना जाता है कि निम्न मेंटल है वो ठोस अवस्था में। इसके बाद आता है क्रोट, भूक्रोट या जिसे कोर कहते हैं। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक है, भूकेंद्र तक है। इसकी मोटाई 3471 किलोमीटर है और इसका घनत्व लगभग 8 से 11 के मध्य पाया जाता है। यहाँ पी तरंगों की गति सर्वाधिक 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब भूकंपीय तरंगों के व्यवहार में जो अचानक परिवर्तन होता है उससे निष्कर्ष निकाला गया कि भूक्रोड के 2 उपभाग हैं। बाह्य भूक्रोड जो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक है, इसमें एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि यह परत तरल अवस्था में होनी चाहिए। दूसरा है आंतरिक क्रोड, इसकी मोटाई 1221 किलोमीटर है, अर्थात यह 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। इसमें पी तरंगों की गति पुनः तेज हो जाती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि यह परत ठोस अवस्था में है। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध विवरणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों, उनकी गहराई तथा घनत्व का आरेख द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि सबसे ऊपर क्रस्ट है,
उसके नीचे ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल और लास्ट में 6371 किलोमीटर की जो गहराई है वहाँ पृथ्वी का आंतरिक कोर स्थित है। धन्यवाद।